नमस्कार बच्चों। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं में पाठ 9 गद्य विभाग रीढ़ की हड्डी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज गद्य विभाग में जगदीश चंद्र माथुर लेखक के द्वारा रचित और लिखित रीढ़ की हड्डी को हम देखेंगे आज। आइए सर्वप्रथम हम लेखक से परिचय कर लें। जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इनकी एकांकी में, एकांकी मतलब नाटक का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम एकांकी कहते हैं, इस एकांकी में इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है और समाज में जो ढकोसले हैं, झूठी दिखावे वाले हैं, जिनको केवल अपने सफ़ेद कपड़ों पर अहम है, इस प्रकार के लोगों के ऊपर अपने विचार का प्रहार करते हुए लेखक ने नारी के प्रति क्या सम्मान भाव होने चाहिए, इसे चित्रित किया है रीढ़ की हड्डी इस पाठ के माध्यम से। आइए प्रस्तुत पाठ में हम पात्रों का परिचय कर लें। इस एकांकी में पात्र कौन कौन से हैं? उमा, जो कि सुशिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी लड़की है वो। राम स्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। रतन, राम स्वरूप का नौकर। उमा जो है राम स्वरूप और प्रेमा की पुत्री है। शंकर एक युवक का नाम और गोपाल प्रसाद उस युवक शंकर के पिताजी हैं। और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर है। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यह सीन है इस एकांकी का प्रथम दृश्य। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, इस प्रकार से संबोधित करते हुए वो अपने नौकर रतन को आदेश देते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं इतना तेज नहीं चल पाऊंगा, चलो तख्त को उधर मोड़ दो। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है। ही। राम स्वरूप दरी उठाते हुए,
जो गलीचा बिछाया गया है उसको उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। वादन के बहुत शौकीन थे। हारमोनियम और सितार लाने के लिए उन्होंने आदेश दिया, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से मतलब आदर्श पुत्री की क्या काबिलियत होती है, क्या पहचान होती है, जरा सिस्टम से आएगी, तौर तरीके ध्यान में रख करके। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। राम स्वरूप ने कहा कि जो लोग आज उमा को देखने आ रहे हैं वो लोग थोड़ा पुराने ख्याल के हैं। लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में उनकी सोच जरा पुराने ढंग की है। इतने खुद तो बड़े बड़े वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन खुद ये नहीं चाहते कि उनके घर में ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की आए। प्रेमा, और लड़का? राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। राम स्वरूप कहता है कि पिताजी तो उसके कहते ही हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की हो, और लड़का भी उसी ख्यालात का। कहता है पढ़ाई का सवाल दूसरा है और विवाह का सवाल दूसरा है। मुझे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जो युवक देखने आया है, जो लड़का देखने आया है उमा को। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल बाकी हैं। राम स्वरूप आश्चर्य से, साल 2 साल? मतलब एक लड़का पढ़ाई कर रहा है, नौजवान युवक, और उसे यह भी ज्ञात नहीं, यह मालूम नहीं है कि कितने साल हैं उसके कोर्स को पूरा करने में। शंकर जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मतलब 1 साल का मार्जिन रखना मतलब अगर 4 साल की मेडिकल पढ़ाई है तो उसमें 1 साल मैं सोच के चल रहा हूँ, अगर मान लो नहीं मैं क्वालिफाइड हुआ, नहीं सक्सेस हुआ, फेल हो गया, तो 1 साल और मैं सोच करके ये काम कर रहा हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, बेचारा क्या करता, लड़की का पिता जो ठहरा। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप शंकर के जवाब को सुन करके चुपचाप देखता सा रहा। इतने में गोपाल प्रसाद जी, जो कि शंकर के पिताजी हैं, वो बोल पड़े, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप एकदम चौंक कर, बिजनेस? ओह, अच्छा अच्छा,
लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़, तकलीफ, क्यों परेशानी उठा रहे हैं? राम स्वरूप को एक बार ऐसा लगता है बिजनेस की बात कहाँ करनी है, ये तो आए हैं मेरी बेटी को देखने, तो बिजनेस की बात कहाँ से आ गई। लेकिन लड़की का पिता आखिर मजबूर होता ही है, उसे लड़के वालों के सामने हर समय झुकना ही पड़ता है। राम स्वरूप तकल्लुफ़ मतलब परेशानी किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, मतलब मेरा भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना दर्शन दिए, आप मेरे यहाँ पधारे। राम स्वरूप अंदर चला जाता है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को तालीम दे रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम बैठे हो चुपचाप, थोड़ा ठीक होकर बैठो, झुक कर बैठा रहता है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि तुम ब्याह, अपनी शादी तय करने आए हो भाई, अपने बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके बैठो। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद ने अपनी रुचि सामने रखी। क्या क्या उन्हें पसंद था, कैसी चाय? आधा दूध और आधी चाय, और चीनी मतलब शक्कर उन्हें ज़्यादा पसंद था चाय में, तो मतलब वे मीठे के शौकीन थे। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर अपने पिताजी को इशारा करते हैं कि क्या पापा भी ऐसी बातें कर रहे हैं, चीनी अब यहाँ ज़्यादा पीने की क्या ज़रूरत है, घर पर तो पीते ही हैं। तो उन्होंने कहा चीनी पर भी टैक्स लग गया है पिताजी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। हर कोई हंस पड़ता है। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। सोचने वाली बात है, उनके लिए शादी ब्याह का मामला मतलब एक व्यापार का मामला है, मतलब वो एक व्यापार को डील करने आए थे, एक बिजनेस को डील करने आए थे कि लड़की खूबसूरत हो लेकिन पढ़ी लिखी न हो। जबकि वो खुद आज के ज़माने के लोग हैं, बढ़ते हुए समय को वो देख रहे हैं, बदलते हुए विचारों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर में अनपढ़ ही लड़की चाहिए। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, क्या खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी प्लेट, तश्तरी मीन्स प्लेट, गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुकातिफ होकर,
आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलता है, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? राम स्वरूप हिचकिचाते तो बहुत हैं, लेकिन वह फिर भी यह सवाल शंकर की भावनाओं को जानना चाहते थे, इसलिए यह सवाल शंकर के सामने उन्होंने रख दी कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है खूबसूरती को लेकर के, कि एक ब्यूटी को लेकर के आपकी क्या सोच है? गोपाल प्रसाद, इससे पहले कि शंकर कुछ जवाब देता, गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल उठे, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। मतलब जन्म पत्री मैं मिलाऊंगा, लड़के का भी और लड़की की भी जन्म पत्री कुंडली मिलनी चाहिए। और तो और लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि कोई देखे तो वह भी दांतों तले उंगली दबा ले कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। राम स्वरूप जी कहते हैं, जन्म पत्री का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैंने अपने ईश्वर जी के चरणों में रख दिया, सारी बातें खुद ब खुद सकारात्मक में बदल गई, सब कुछ मिला हुआ है समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस। राम स्वरूप को एक बार ये अजीब सा लगता था कि इतने पढ़े लिखे लोगों की इतनी घटिया विचार, घटिया सोच कैसे हो सकती है, इतने पुराने ख्यालात कैसे हो सकते हैं। गोपाल प्रसाद ने कहा कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, इससे घर बिगड़ जाता है। उसे तो बस जो उसकी ज़रूरत भर चीज़ें हैं, जो आवश्यकता है उसके जीवन में, उसे आना चाहिए। थोड़ी सी कढ़ाई कर ले, थोड़ी सी सिलाई पुराई कर ले, चौका बर्तन का काम सीख ले, यही बहुत बड़ी बात है। राम स्वरूप हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पका कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। जैसे ही उमा तस्तरी रखती है पान की, उमा को बुलाया जाता है, वो पान की तस्तरी, पान का प्लेट लेकर के आती है, तो उसका चेहरा थोड़ा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ लगाया हुआ चश्मा वह दिखने लगता है। बाप बेटे गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वह एकदम सकपका जाते हैं और एक साथ बोल उठते हैं, चश्मा? मतलब लड़की चश्मा लगा रही है, इसका मतलब उसकी आंख में कुछ कमी है, वह देख भी नहीं सकती। राम स्वरूप मौके को संभालते हुए तुरंत बोलते हैं, लड़की का पिता आखिर क्या करता बेचारा। तुरंत बोल उठा कि इसकी आँख थोड़ा दुखने लगी थी पिछले महीने में, इसलिए कुछ दिनों तक चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई ओढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद जी पूछते बैठते हैं, ऐसा तो नहीं कि दिन रात पढ़ाई कर रही है मेहनत करके, इसलिए इसे ऐसी
दिक्कत आ गई है कि चश्मा लगाना पड़ रहा है। आइए पेज नंबर 38 पे चलेंगे। राम स्वरूप बड़े ही शांतिपूर्वक जवाब देते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने बताया ना। हूँ संतुष्ट होकर कुछ आवाज़ अपनी मीठी कर लेते हैं। बैठो बेटी। राम स्वरूप वहाँ बैठ जाओ राम। उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। मतलब उमा को वादन में भी रुचि है, उसे बाजे वाजे भी बजाने आते हैं। इसलिए पिता इशारा करता है कि उस तख्त पर बैठो, अपने जो वादन तुम्हारा वहाँ पर रखा है। उमा वहीं चली जाती है और उस तख्त पर बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, प्रतिभा है, सौंदर्यता भी है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा कुछ बोलती कि इससे पहले ही उसके पिता राम स्वरूप ने जवाब दे दिया कि जी हाँ, सितार भी बजाती है और बाजा भी बजाती है। सुना दो उमा तो एक आध गीत, वही अपना मशहूर भजन मीरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है, उसका स्वर भी अच्छा है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। सितार को वह रखती है और तुरंत अंदर जाने लगती है। अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद जी को और कुछ देखना है। उन्होंने चाल ढाल देखी, उसके स्वर लय ताल को देखा, उन्होंने खूबसूरती को देखा। चश्मा लगाती है यह भी बात उन्हें समझाई गई। उसके बाद उमा अंदर जाने को होती है तो इतने में वो तुरंत रोकते हैं कि रुको बेटा। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, पेंटिंग वेंटिंग, पेंटिंग वेंटिंग ये शब्द युग्म, ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं पाठ्य पुस्तक में, जैसे गाना बजाना, बाजे वाजे, पेंटिंग वेंटिंग, ये सब नाप तौल, ये सब शब्द युग्म है। सिलाई पुराई, इसे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे बच्चों। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? राम स्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना, कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और वह उस दीवार पर भी राम स्वरूप ने जवाब दिया कि हाँ, यह बात तो मैंने बताया ही नहीं आपको, मैं भूल गया। यह जो चित्र आप देख रहे हो ना दीवार पर, कुत्ते वाली, वह इसी ने बनाया है। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह करना जानती हो, सीना वगैरह जानती हो कि नहीं? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, इसी की जिम्मेदारी है। सारे घर वालों के कपड़े ही सिलती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। राम स्वरूप हंसकर अपनी बेटी की बड़ाई पे बड़ाई, प्रशंसा पे प्रशंसा, हर प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? इनाम बिनाम इज ऑल्सो शब्द युग्म।
उमा चुप। उन्होंने कहा, पढ़ाई लिखाई जब तुमने किया, जो भी पढ़ा लिखा है, जितनी भी पढ़ाई लिखाई तुमने शिक्षा ग्रहण की, उनमें कुछ अवार्ड्स भी मिले थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए शालीनता के साथ बैठी है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं कि क्या हुआ। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। राम स्वरूप, उमा के पिताजी इंतजार करते हैं कि कुछ ये भी बोले। उन्होंने कहा, जवाब दो उमा। फिर उन्होंने बात को संभालते हुए फिर से कहा कि थोड़ा शर्म आती है, शर्माती है, बच्ची है अभी। इनाम तो इसने। वह बताने ही जाते हैं कि कितने इनाम उमा ने जीते हैं कि इस पे गोपाल प्रसाद जो है रूखी आवाज में, कड़क आवाज में बोल उठते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। सही बात है, बार बार प्रश्न का जवाब राम स्वरूप ही दे रहे थे, तो गोपाल प्रसाद को इस पर भी भ्रम होने लगा कि यह बोलना जानती है कि नहीं। गाने तो इसने गा दिए, लेकिन बोले तो, मुंह तो खोले। राम स्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। पंडित गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, इसका जवाब दो उमा। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना खरीदार आगे बढ़ जाता है। उमा बड़े ही शांत भाव से लेकिन बड़ी ही दमदार आवाज में वह जवाब देती है। उसकी आवाज में बहुत वजन था कि क्या जवाब दूं बाबूजी? मैं तो एक कुर्सी मेज की तरह एक वस्तु हूं और आप एक दुकानदार हैं, और एक दुकानदार का क्या कर्तव्य है? वह कुर्सी मेज हर आने वाले ग्राहक को दिखाता है। अब ये ग्राहक के ऊपर है कि वह कुर्सी मेज की बनावट, उसकी डिज़ाइन, उसकी मजबूती उस ग्राहक को पसंद आती है तो वह खरीदता है, नहीं पसंद आती है तो छोड़ करके वह अगली दुकान में चला जाता है, अगले दुकानदार से वह बिक्री करने लगता है, मोल भाव करने लगता है। तो मैं क्या करूं? मैं तो कुर्सी मेज हूं, आप दुकानदार हो, आप बेच रहे हो और सामने ये खरीदार आए हैं, ग्राहक आया है आपके सामने, आप जैसा समझिए। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा! उमा, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, मुझे कह लेने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर के, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। क्रोधित हो जाते हैं राम स्वरूप और कहते हैं कि आप मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां पर बुलाए थे कि आपकी बेटी, पहले तो शुरू से ये बोली नहीं, अब समझ में आया कि ये क्यों चुप थी, और जब बोला मतलब ये मेरी सरासर अनादर कर रही है, तो मेरा अनादर करने के लिए यहाँ पर आपने बुलाया था कि आइए मेरी लड़की को देख जाइए। उमा की आवाज अब तेज हो जाती है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। चलना जानती है कि नहीं, कुछ सिलाई पुराई है कि नहीं, जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, पढ़ी लिखी तो नहीं है ज़्यादा, आँख में कोई कमी तो नहीं है, अंधेपन की कोई बात तो नहीं है। तो यह सब क्या है? बार्गेनिंग है।
शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद को शक हो जाता है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप है। गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो क्या? उमा ने जवाब दिया, जी हां, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। कितने शर्मनाक बातें थी। गोपाल प्रसाद जी ने कहा कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उनका ये मानना था कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वो ज्यादा हर बात का पर बहस करेंगी, हर बात के बारे में वो गहराई से सोच करके उस पर कदम उठाएंगी, गहराई से सोचेंगी, उसके नतीजे को समझेंगी, जो कि उन्हें नहीं पसंद था। उन्होंने कहा, क्या तुम कॉलेज भी गई हो क्या? उमा ने बड़े गर्व के साथ कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं और मैंने बीए पास किया है, मैं ग्रेजुएट हूं और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, न तो कोई चोरी की है और न ही मैंने बड़े आन बान शान के साथ अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ाई की है, और न तो मैं आपके पुत्र की तरह, आपका बेटा जो है वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक लगाया करता था, उसे अपने मान सम्मान, अपने माता पिता की इज्जत का तनिक भी ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का तो ख्याल था ही। लेकिन इससे पूछिए कि किस तरह नौकरानियों के पैरों में पड़ करके अपना मुंह छिपाकर भागे हुए थे। ये सारी हरकतें वह जान चुकी थी शंकर के बारे में। राम स्वरूप बेचारे पिता उमा 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 को ही चुप कराए जा रहे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब आपने मुझे धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है, वो ग्रेजुएट है, और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, मतलब केवल एसएससी तक उसने शिक्षा ग्रहण की है। इतना कह करके दरवाजे की तरफ वो जाने लगते हैं, दरवाजे की तरफ अपने बेटा शंकर को लेकर के वह बढ़ने लगते हैं। उमा ने तुरंत कहा, जी हां, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। उमा ने कहा, जी हाँ, यहां से जरूर चले जाइए, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, घर पर जाकर के यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे राजा बाबू इस शंकर के अंदर कोई अपनी मान मर्यादा इज्जत भी है कि नहीं है, अपनी पहचान भी है कि नहीं है, अपना व्यक्तित्व है भी कि नहीं है, अपना वजूद है भी कि नहीं है। इसके पास अपना बैकबोन तो है ही नहीं, अपनी कोई हड्डी तो है ही नहीं, यह तो हर समय दूसरों के ऊपर जीने खाने वाला लड़का है, और ऐसे युवक से मैं अपना विवाह करना पसंद नहीं करूंगी। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा अचानक चुप हो जाती है।
और इस प्रकार से उमा ने यह प्रूफ कर दिया, यह साबित कर दिया कि वह एक पढ़ी लिखी और आज के ज़माने की अच्छी सोच रखने वाली लड़की है। वह अपने पिताजी को समझाती है कि यत्र पूज्यन्ते नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता, कि हे बाबूजी, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। वह कहती है कि एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करके पूरे परिवार को शिक्षित करती है पिताजी। शिक्षित स्त्री केवल घर की ही देखभाल नहीं करती, बल्कि वह जरूरत पड़ने पर नौकरी कर अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी करती है और वह सारी समस्याओं को सुलझा सकती है। और यह सही बात है बच्चे कि आज के इस जमाने में, आज के इस बढ़ते हुए विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। हर फील्ड में हम देखें, वह देश की प्रगति में, समाज के विकास में अपना हाथ बटा रही हैं। और इसलिए हर एक स्त्री को, हर एक लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए आज की इस सरकार ने स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो लड़कियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है, क्योंकि वह परिवार, समाज एवं देश के विकास में स्त्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए स्वाध्याय पर चलते हैं। पेज नंबर 40 पर आप देखेंगे स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसे आप पाठ्य पुस्तक अपने पाठ रीढ़ की हड्डी के अनुसार उत्तर को खोज करके लिखेंगे और उसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। स्वमत स्त्री शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।